बच्चों अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर लिया है ना। तो उसके ग्राफिकल मेथड देख लिए, पैरेललोग्राम मेथड देख लिया था। अब हम यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं और वेक्टर्स को अब यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखना सीखेंगे हम, है ना। तो देखिए कैसे यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बच्चों अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा वन होता है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन, है ना। तो मैग्नीट्यूड वन होगा हमेशा, यानी कि ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो वन है बट इसकी डायरेक्शन होती है। यानी कि यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने लाया है, डायरेक्शन को समझने के लिए हमने इसका इसका उपयोग करेंगे हम। यानी इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन होता है तभी उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड वन है तो सिर्फ उसके पास क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन। यानी कि यूनिट वेक्टर को हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। यानी कभी हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी होती है तो हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस बात को भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर gives give us idea about डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है यूनिट वेक्टर, है ना बच्चों। और एक बात और याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना बच्चों, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर यूनिट वेक्टर आपका है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन जब वो यूनिट वेक्टर किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो यूनिट गेन कर लेता है। अभी इस बात को और समझेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इस बात को भी कि यूनिट वेक्टर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, नो यूनिट itself, but it acquires the unit of the unit of the quantity unit of the quantity for which it is used for which it is used। मतलब जिस भी क्वांटिटी के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वो यूनिट वेक्टर की यूनिट हो जाएगी। उसकी खुद से कोई यूनिट नहीं होती है यूनिट वेक्टर की, है ना। इसको थोड़ा सा और समझते हैं अब देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। अब आप सोचो कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है तो उसकी डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड वन है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना बच जाएगा बच्चों, वन। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझ में आता है। और इसके ऊपर वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन है तो सिर्फ आपको डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप। इसको रीड करते हैं ए कैप। तो ये जो ए कैप वाला वेक्टर आप कहीं पे भी देखते हैं जिसमें कैप लगा रहता है वो एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, वन। और सिर्फ ये यूज किया जा रहा है डायरेक्शन के लिए। इट गिव्स द आइडिया अबाउट डायरेक्शन। और इस क्योंकि ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है ना, मतलब नंबर और यूनिट, मैंने आपको कई बार बताया मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और यूनिट। तो नंबर यूनिट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वन बचेगा, तो इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती। बट ये जिस भी वेक्टर के डायरेक्शंस को बताने के लिए यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि फोर्स के वेक्टर के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं
तो फिर इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी। अगर हम वेलोसिटी वेक्टर के लिए यूज करेंगे तो फिर इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट इटसेल्फ, है ना। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं अपन कि ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, है ना बच्चों। तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए। तो ये आपके यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े काम आती है अपन को, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर है। तो अगर आपको मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड पता है और अगर आप उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए और यूनिट वेक्टर ए कैप। तो अगर आपको डायरेक्शन पता है, आपको मैग्नीट्यूड पता है, तो मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरी वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। देखो आप यहां से, यानी कि यूनिट वेक्टर एक तरीका है, अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन पता है तो यूनिट वेक्टर एक तरीका है कि आप इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ स्केलर, तो आप उसको अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर गिव्स यू द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसकी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। इसका कई जगहों पे यूज किया जाता है बहुत अच्छे से, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे लिखना हो कि यहाँ पर बच्चों दो, जैसे कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ये m1, ये मास m2। तो आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, अट्रैक्टिव ऐसे। तो ये वाला फोर्स मान लीजिए F12 है, मतलब 1 पर फोर्स 2 के कारण, फोर्स ऑन 1 मास ड्यू टू सेकंड मास। और ये आपका फोर्स ऑन सेकंड मास ड्यू टू फर्स्ट मास। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो r है। तो अगर आपको ऐसा कभी लिखना हो कि इसकी क्या वो है बच्चों, इसका क्या, तो आपको मैग्नीट्यूड तो पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती ना। तो अगर हमें वेक्टर लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता होता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, Gm1m2 बाई r, है ना। लेकिन r इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है बच्चों, F12 की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम 1 टू 2। तो हम यहाँ पे फ्रॉम 1 टू 2 लिख देंगे। और क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, स्क्वायर होता है ना यहाँ पर, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर का। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, 1 से 2, तो 1 से 2 का यूनिट वेक्टर। देखो तो ये वेक्टर फॉर्म बन गया। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है तो आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, मींस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कई जगहों पर हम इसका यूज लेते हैं कि आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। अच्छा, ये जो R12 वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R12 का वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12। तो अगर आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो इसी फोर्स वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, F12 Gm1m2 बाई R। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये R12 वेक्टर हो जाएगा और नीचे R12 वेक्टर डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो आप। तो यहाँ स्क्वायर है तो एक और आ गया, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब देखो, तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। ये अभी भी स्क्वायर ही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डिवाइड होंगे तो अल्टीमेटली स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में यूज करते हो फोर्स की वैल्यू को, अभी हम ग्रेविटेशन में देखेंगे, तो नीचे क्यूब आता है मैग्नीट्यूड में, वो इसकी वजह से आता है, वेक्टर की वजह से। लेकिन अगर स्क्वायर लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड नहीं होता उसका, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिट वेक्टर का यूज हम कैसे करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है इस तरीके से, ए आपने कर दिया, ए मतलब कोई वेक्टर है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसको आपने लिखा 4 मीटर पर सेकेंड और कुछ अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको दी गई थी, ठीक। अब आपने बोला कि सर मेरे को एक वेक्टर निकालना है बी विच इज इक्वल्स टू 1/4 ए वेक्टर। तो सोचो आप इससे क्या होगा भाई,
अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर का तो ऑब्वियस सी बात है 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड न्यूटन, सॉरी नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, डायरेक्शन बताइए नॉर्थ। तो आप बोलोगे सर ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। बट बच्चों ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इस बात को आप समझे अच्छे से, ये गलत है। दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट वेक्टर की कोई बच्चों क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती। देखो इसमें यूनिट है, आपने सिर्फ 1/4 से डिवाइड किया है, एक नंबर से डिवाइड किया है आपने, आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं किया है। इस वेलोसिटी वेक्टर का या फिर इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी यूनिट नहीं आती है। वो तो जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है, फोर्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी। अगर ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती है, ये मैं अभी आपको बता रहा था। तो कई बार ऐसी चीजें कंफ्यूज करती हैं, किसी नंबर से डिवाइड करना वो अलग बात है और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना अलग बात है। इसका जो यूनिट वेक्टर है वो एक्चुअली में किससे डिवाइड होगा बच्चों, ये 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो 1 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, ये है। मतलब ए वेक्टर डिवाइड बाई ए करोगे तो ये आएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये आपको समझना है। तो 1 यूनिट अलोंग द नॉर्थ। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में फोर्स होगा तो न्यूटन हो जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट वेक्टर का यूज कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, उससे सिर्फ डायरेक्शन निकाला जाता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है ना। और यूनिट वेक्टर की खुद से कोई यूनिट नहीं होती है, जबकि वो यूनिट एक्वायर कर लेता है जिसके साथ उसको यूज किया गया है। और हमेशा याद रखेंगे कभी भी यूनिट वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, और यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड बाई उसके मैग्नीट्यूड से कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको सीखने चाहिए। तो आई होप क्लियर होंगे बच्चों। अब यूनिट वेक्टर की बच्चों हमने बात कर ली है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझ ली है, उसको डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है ये भी हमने देखा भी है ना। अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना बच्चों, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो देखो आपको पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 एक्सिस होती है ना हमारे पास बच्चों। एक आपकी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, और ये होती है बच्चों जेड एक्सिस, है ना। और आपको पता है ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट हैंडेड और कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऐसा राइट हैंड होता है ना, तो उसमें ये जो 4 फिंगर है ये आपका एक्स एक्सिस को बताती है, ये जो मिडिल फिंगर है ये आपके वाई एक्सिस को बताती है, और ये जो थंब है ये आपके जेड एक्सिस को बताती है। तो देखो अगर मैं ऐसे रखूं तो ये एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस आपकी तरफ, है ना। तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, हमेशा याद रखिएगा, पता होगा ही आपको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है आपने। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इसमें देखो बच्चों ये जो एक्स की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स में आप कितने भी दूर जा सकते हो, लेकिन यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताना है। तो एक्स की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन, उसको हम यूनिट वेक्टर एक अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है, उसको सिंबल दे दिया है, उसको बोला जाता है आई कैप। तो याद रखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर है उसको डिफाइन किया जाता है आई कैप। वैसी वाई एक्सिस के जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसके लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है जे कैप। और जो जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन है उसको डिफाइन किया गया है बच्चों के कैप। अब देखो उसमें और भी डायरेक्शन है। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए तो डिफाइन नहीं किया, जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए अगर आपका आई कैप है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप हो जाएगा। अरे इसका डायरेक्शन ही तो रिवर्स होगा, यूनिट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, माइनस एक्सिस की तरफ अगर यूनिट वेक्टर बताना है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो माइनस आई कैप यूज कर लो भाई, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। वैसे ही नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है।
आपने पॉजिटिव के लिए जे कैप यूज कर लिया है यूनिट वेक्टर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जे कैप, वो नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और के कैप की जगह नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, unit vector for x axis is defined as I cap, unit vector for y axis is defined as j cap, unit vector for z axis is defined as k cap, है ना बच्चों। तो ये तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं। अब इनका यूज करते हुए हम कोई भी वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, और थोड़ा सा वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी भी पोजीशन को या किसी भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफाइन कर सकते हैं, है ना, और उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं अगर हमें ये पता है। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर समझ में आ गए होंगे, और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, ये भी क्लियर होगा। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स पढ़ लिए हैं बच्चों, तो अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। भाई हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे मान लो कि अभी 2 डायमेंशन के लिए समझ लेते हैं, फिर इसी को अप्लाई कर देंगे 3 डायमेंशन के लिए, एक्सटेंड कर देंगे, है ना। अभी तो 2 डायमेंशन के लिए समझो, तो बच्चे को जल्दी आसानी से समझ में आ जाती है बातें। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मान लो पोजीशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन, है ना। 9th में आपने पढ़ा किसी भी पॉइंट का लोकेशन है वही तो उसकी पोजीशन होता है। लेकिन किसी पॉइंट के लोकेशन बताने के लिए हमें ये रेफरेंस तो बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से उसकी लोकेशन देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि जनरली हम कहाँ से लोकेशन देखते हैं, ओरिजिन से। अब मान लो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई है, ये तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं बच्चों, एक्स कॉमा वाई। तो हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता हो, और अगर हम उसको डायरेक्शन के साथ देखें, तो हम उसी को कौन सा वेक्टर बोलते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो आप खुद सोचो। ओरिजिन से अगर मुझे पी पॉइंट तक पहुंचना है, ओरिजिन से मुझे अगर पी पॉइंट तक पहुंचना है, तो मुझे करना क्या होगा। आपको पता है भाई कि अगर आपको ओरिजिन से पी पॉइंट तक पहुंचना है, तो पहले आप एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट चलो। पी पॉइंट में, पी पॉइंट तो एक्स के करस्पॉन्डिंग एक्स है ना, तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट चलो, एक्स कोऑर्डिनेट चलो। फिर आप वाई की तरफ चलना चालू करो। जब आप एक्स चल लिए हो एक्स में, तो वाई की तरफ चलना चालू करो, और वाई में वाई चलो। तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, तो आप पहले एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट चलो और फिर वाई में वाई कोऑर्डिनेट चलो, तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, पॉइंट पी में। अब देखो एक्स चले फिर वाई चले, तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है, पहले एक्स एक्सिस की तरफ चले फिर वाई एक्सिस की तरफ वाई चले। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, अगर आप एक्स में यहां पर एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट चले हो, एक्स यूनिट चले हो, तो आप वेक्टर में कितना चले हो, तो एक्स की डायरेक्शन क्या मानी हुई है, यूनिट वेक्टर है ना अपने पास, तो आई कैप। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म बनाना है, मतलब ये पहले आप ए से बी गए और बी से पी गए, तो बच्चों अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी वेक्टर, तो ये कैसे लिखोगे आप, ओरिजिन को आपने ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, तो आप मैग्नीट्यूड कितना चल रहे हो, एक्स यूनिट्स, और डायरेक्शन के लिए ये तो मैग्नीट्यूड है, और हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया यूनिट वेक्टर का। तो हमें इसमें किसका किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई कैप, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहे हैं। तो जो ए बी वेक्टर है हमारा वो आ गया एक्स आई कैप। उसके बाद फिर बी से आप पी गए, तो बीपी जो आपका वेक्टर हुआ, बीपी वेक्टर, बी से पी की तरफ का जो वेक्टर, तो आप उसको क्या लिखोगे बच्चों, आप चले वाई यूनिट्स, और किस डायरेक्शन में चले, पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ ही तो जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड आप चले वाई और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, तो आपको डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। अब देखो बच्चों, इसी को लिखने का तरीका ऐसा भी है, हम डायरेक्ट पोजीशन ऐसे बता सकते हैं, यहां से यहां डायरेक्ट, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना इस टाइप से। तो अगर हम किसी पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर निकालें, ओरिजिन से डायरेक्ट वेक्टर निकालें, तो उसी को बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के लिए सिंबल यूज किया जाता है आर, आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए सिंबल यूज किया जाता है आर वेक्टर। तो आप डायरेक्ट भी पोजीशन वेक्टर बता सकते हो ओरिजिन से उस पॉइंट का, मतलब एपी वेक्टर। अब आप खुद सोचो, ये जो एपी वेक्टर है, अगर आप यहां देखें तो ट्राइंगल लॉ लगाओ जरा,
तो ट्राइंगल लॉ में आपको समझ में आएगा आएगा कि ए बी वेक्टर और बीपी वेक्टर ये दोनों सेम सेंस में, लेकिन एपी वेक्टर आपका अपोजिट सेंस में। तो एपी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, है ना। तो ये ट्राइंगल लॉस है। तो यानी कि ए बी प्लस बीपी लिखो या डायरेक्ट एपी वेक्टर लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि एपी वेक्टर तो रिजल्टेंट है। तो हमारे पास जो एपी वेक्टर है वो उसी को तो हमने बोला है बच्चों, कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस तरीके से अगर आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। मतलब उस पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अ वेक्टर फ्रॉम अ, यहां पे हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, अ वेक्टर, अ वेक्टर टेकन, अ वेक्टर टेकन। पोजीशन वेक्टर को क्या डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पी का, तो वेक्टर टेकन, अ वेक्टर टेकन फ्रॉम origin to a point, from origin to a point whose coordinates, whose coordinates are given, whose coordinate are given is called as position vector, is called as position vector। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। कभी भी ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो हम वेक्टर बनाएंगे उसकी लोकेशन बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर डायरेक्टली, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है वो आ गया आपका, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दिए हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए बच्चों अभी ये हमें 2D में दिया था, है ना, इसको जरा हम 3D में बनाते हैं और 3D में समझते हैं 3D में कैसे लिखेंगे। हालांकि आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर बनाए, तो ये आपका वाई एक्सिस राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका इस तरीके से, ये जेड एक्सिस बच्चों ऐसे दिख रहा है लेकिन ये ऐसा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है ये, है ना। ये ऐसे बना नहीं पा रहे हैं हम 2D में, इसलिए मेरे को ऐसे दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तीनों जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, ये तो आपको पता होगा। तो बनाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, बट ये जेड एक्सिस आपकी तरफ है, आपकी तरफ, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है बच्चों, है ना। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो पहले हम किसी पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स में एक्स चलेंगे, उस पॉइंट पी तक पहुंचना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओरिजिन से एक्स में एक्स यूनिट्स चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि वाई में कितना चलना पड़ेगा बच्चों, वाई यूनिट्स। और फिर देखो जेड में जेड यूनिट्स पे आएंगे, है ना। जेड जेड एक्सिस ऐसी है तो जेड इन। तो ये पॉइंट पी है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो आपका इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट, ये स्पेस पे कोई पॉइंट है बच्चों, तो स्पेस से ओरिजिन से पॉइंट, तो ये आपका ओ हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये पॉइंट आपका पी हो गया, है ना बच्चों। तो पहले आप एक्स में एक्स यूनिट चले, फिर वाई में वाई यूनिट चले, और फाइनली इसको थोड़ा सा बच्चों इमेजिन करना क्योंकि 3D में, और वाई में अपन जेड में कितना चले बच्चों, जेड एक्सिस, जेड यूनिट्स। तो आप कहाँ पे पहुंच गए, पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो अगर हम ओरिजिन से डायरेक्ट जोड़ दें इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो दिस इज योर आर वेक्टर इन 3D, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से पी पॉइंट तक का जो डायरेक्ट वेक्टर है उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं ना। अगर इसको थोड़ा सा और फील करना चाहते हो आप, तो इस तरीके से फील कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है भाई। तो ऐसे आप एक काम करो, क्यूब से सोचो, क्यूब से सोचना में थोड़ा सा आसानी होती है, या क्यूबॉइड से सोचो, जैसे भी सोचना। तो ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है बच्चों, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो आप क्या करेंगे, एक्स यूनिट्स, ये आपका ओ पॉइंट है ना, ओरिजिन, ये वाला ए पॉइंट है, तो ओ से ए आप पहले चले एक्स यूनिट्स, फिर आप
वाई चले, वाई चले ए से बी वाई यूनिट्स, यहाँ पे एक्स यूनिट्स, और फिर आप बी से पी चले तो ये वाला पॉइंट पी है बच्चों जेड एक्सिस में, तो ये जेड एक्सिस में ऐसे आ गए आप, कितने यूनिट्स आ गए जेड एक्सिस में आप, जेड यूनिट्स है ना। तो पी पे पहुंच गए, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा थोड़ा सा तो डायग्राम कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये पॉइंट पी जो है ये कहीं पर है, तो इसका ओरिजिन से डायरेक्ट वेक्टर, ओरिजिन से डायरेक्ट वेक्टर ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर है। तो पहले आप एक्स में एक्स यूनिट चले, वाई में वाई यूनिट चले, जेड में जेड यूनिट चले, तो आप फाइनली डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, पॉइंट पी के पोजीशन पे। और अगर हम ओरिजिन से डायरेक्ट उसको जोड़ देंगे तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा बच्चों, हमारा पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए 3D में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स यूनिट चलना पड़ेगा पहले, किसकी डायरेक्शन में बच्चों, एक्स की डायरेक्शन में। तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें एक्स आई कैप, फिर आपका वाई यूनिट्स चलना पड़ेगा हमें वाई की डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे वाई जे कैप कर लो, और प्लस जेड यूनिट्स चलना पड़ेगा पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में, तो वहां पे के कैप कर लो। तो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन बताना है, मतलब ओरिजिन से डायरेक्ट पॉइंट की पोजीशन बताना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड दिए हैं तो उसको क्या लिख लेना चाहिए बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये तो आप उससे भी समझ सकते हो कि ओ ए बी और बीपी इन पूरे का रिजल्टेंट ओपी होगा, क्योंकि हमने ये कहाँ पढ़ा है बच्चों ऐसा, आपको याद हो पॉलीगॉन लॉ में, पॉलीगॉन लॉ में है ना। तो पहले आपने ओ ए वेक्टर बनाया, फिर ओ ए वेक्टर के हेड में ए बी वेक्टर का टेल आया, फिर ए बी वेक्टर के हेड में आपका बीपी वेक्टर का टेल आ रहा है। तो आप डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे वेक्टर को जब जोड़ते हो तो ये पूरा इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिलेगा, पॉलीगॉन का रिजल्टेंट मिलेगा, है ना। ये पॉलीगॉन लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, बड़ा ही सिंपल है ना। तो ये आप हमने हमेशा याद रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आपको यहाँ भी समझ में आया होगा 2 डायमेंशन में कि कैसे लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, आप इस अगर आपने वेक्टर लिख लिया है तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो बच्चों। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आर, उसको क्या लिख सकते हैं आप, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो साइड है ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनिस है, तो आप इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल मान लीजिए कुछ भी है अल्फा, तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, है ना। ये तो डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स। तो आप ऐसे एंगल भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो बच्चों क्या निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। वैसे इसमें अगर आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली ओ से पी तक की लेंथ आप निकाल लो, तो वो हो जाती है बच्चों रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और अगर फिर आपको एंगल निकालना है तो एंगल अपन निकाल ही लेंगे, जैसा भी जो भी एंगल निकालना होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए बच्चों अब हमने पोजीशन वेक्टर समझ लिया है, तो आपको पोजीशन वेक्टर अब लिखना आ ही गया है। किसी भी पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर बहुत इजीली लिख सकते हैं आप लोग, है ना। अब चलो नेक्स्ट उस पर जाते हैं पेज पर, और अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ना बच्चों। तो देखिए तो यहाँ पे अब आप हेडिंग डालोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि ये वाई एक्सिस, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है भाई। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है, एक एक पॉइंट आपका P है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो कितना है बच्चों, R1। ओरिजिन से होता है ना पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन से पॉइंट तक का जो वेक्टर है उसको R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1, है ना।
और फिर हमारे पास एक और पॉइंट है दैट इज क्यू, उसका भी ओरिजिन से कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। मान लीजिए उसका पोजीशन वेक्टर है R2, ये R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर और ये R2 वेक्टर। अब Q के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, x2, y2 और z2। अब आपसे बोला जा रहा है जो वेक्टर के बारे में, वो आपसे ना तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P पूछा जा रहा है, ना तो आपसे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है P और Q के बीच का वेक्टर, ये जिसका हेड Q पर है और जिसका टेल P पर है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का वेक्टर, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का वेक्टर एक्सेप्ट ओरिजिन, लेकिन वो दो पॉइंट्स ओरिजिन नहीं होने चाहिए, उसको छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो वेक्टर होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, कि ऐसा वेक्टर जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ता हो, बिटवीन द टू पॉइंट्स हो, एक्सेप्ट ओरिजिन, बट वो दो पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे लिखते भी हैं, देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर joining the two points in space except origin is called as displacement vector, तो बच्चों आई थिंक आपको क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए हमें बच्चों। यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका वेक्टर क्या है बच्चों, P से Q की तरफ। तो इनिशियल पहले हम लिखते हैं और फाइनल हेड वाला बाद में लिखते हैं। तो आपको PQ वेक्टर की वैल्यू चाहिए। अब PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल और लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ट्राइंगल लॉ लगा के देख लो। तो लगाएं, तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि सेम सेंस वाले वेक्टर ऐड होते हैं और अपोजिट सेंस वाला वेक्टर रिजल्टेंट होता है। तो देखो R1 और PQ वेक्टर, ये दोनों सेम सेंस में, ये R1 ऐसे फिर PQ ऐसे, तो सेम सेंस में। अपोजिट सेंस में कौन है बच्चों, R2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेम सेंस वाला R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर और अपोजिट सेंस वाला R2 वेक्टर, तो वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। लेकिन हमें तो PQ चाहिए भाई, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो देखो ये आ गया PQ वेक्टर। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्चुअली में आप ध्यान से देखो तो R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, इसको बेसिकली ऐसे याद ना रख के, या फिर हम बार बार ऐसे ट्राइंगल लॉ ना देख के, हम इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए तो आप उसका आंसर बता सकते हो कैसे, ये R2 है किसका पोजीशन वेक्टर, देखो आप देखो, तो PQ वेक्टर जिस वेक्टर का आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहते हो जिन दो पॉइंट्स का, उसमें से Q पॉइंट जो है वो हेड है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड है। तो ये जो R2 पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में हेड का है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेड का पोजीशन वेक्टर R2 है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टेल का पोजीशन वेक्टर R1 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो बच्चों, PQ या एनी, तो कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो तो उसके आपको हेड के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और टेल के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो आप उसको लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। अच्छा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर तो अभी हमने देखा, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।
तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 के कोऑर्डिनेट्स पता है भाई, x2, अब x कंपोनेंट के साथ आपको क्या करना है, आई कैप लगाना है, प्लस y कंपोनेंट के साथ आपको जे कैप लगाना है, प्लस z के साथ आपको के कैप लगाना है। तो भाई आपको ये R2 वेक्टर मिल गया पोजीशन वेक्टर। वैसे R1 पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ चाहिए, PQ। तो PQ है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इसका बेनिफिट क्या है, इस तरीके से अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि भाई एक पहली बात तो आपको ये पता हो गई होगी अब कि वेक्टर से ज्यादा आसान डील करना किसको होता है, स्केलर को। यानी कि डायरेक्ट जोड़ना और डायरेक्ट घटाना काफी आसान है किसी एंगल को देखते हुए। तो ये जो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम लिखते हैं ये यही काम करता है। देखो उसने पूरे वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को ऐसे तोड़ दिया है, एक्स वाई और जे में, या फिर आई जे के में। तो आई वाले जो वेक्टर्स हैं वो तो एक ही डायरेक्शन के हो गए, जे वाले जो वेक्टर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन वाले हैं, और के वाले वेक्टर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में। और आपको पता है जब वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन वाले होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो वो या तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं स्केलर की तरह या डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं स्केलर की तरह। ये मैंने आपको पढ़ाया था, पैरेललोग्राम लॉ में बताया था। तो यहाँ पे यही फायदा होता है कि ये सब एक ही डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं उनको अलग अलग आप स्केलर की तरह ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंगल वगैरह की। तो इसलिए यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना बड़ा ही आसान होता है। तो देखो आई से आई वाले को सब्सट्रैक्ट कर लो डायरेक्ट, तो बीच में माइनस साइन है इसलिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो x1 माइनस x2 माइनस x1 और फाइनली आई कैप लगा दो। फिर वैसे ही y वाले को डायरेक्टली माइनस कर दो, y2 माइनस y1 जे कैप, और फिर z2 माइनस z1 के कैप। तो आप इस तरीके से कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। और अगर बच्चों इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करना होता है, कई बार आपको प्लस करना होता है, तो आई से आई वाले को प्लस कर दो, वाई से वाई वाले को प्लस कर दो, जेड से जेड वाले को प्लस कर दो, क्योंकि ये आई जे के वाले जो है बच्चों वो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, है ना। बीच में माइनस साइन हो तो माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है, इसमें कोई एंगल वेंगल देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई पैरेललोग्राम लॉ लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप तो डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है जब हम आई जे के टर्म्स में चीजों को लिखते हैं तो उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन बड़ा ही आसान हो जाता है ना बच्चों। तो आई होप क्लियर है। वैसे ही आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चाहें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर x2 माइनस x1, जो भी x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ये भी हमने देखा था। वहां पे x y z था, लेकिन अब यहाँ x की जगह x2 माइनस x1 है, y की जगह y2 माइनस y1 है जे कैप, फिर वैसे ही z2 माइनस z1 का, सॉरी जे कैप नहीं, यहाँ पे स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहा है ना, और इसका भी स्क्वायर z वाले कंपोनेंट का। तो इस तरीके से आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, है ना बच्चों। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सिचुएशन ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर दे दिए बच्चों, एग्जांपल के तौर पर आपको बोला गया कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड आपको बी वेक्टर दे दिया गया, मतलब ये आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे लिख लो चाहो तो आप, हाँ ऐसे ही लिख लो, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर आपको ऐसे दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो बच्चों बी जो है वो टेल हो गया और ए जो है वो हेड हो गया, टेल से हेड, ऐसे लिखते हैं ना हम वेक्टर को।
तो मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए कि कोई भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा हो तो आपको हमेशा हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर करना चाहिए। तो यहाँ पे हेड कौन है, बी से ए गए हो आप, तो हेड ए है और टेल बी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको पता है कि माइनस करना है भाई, ये आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस यहाँ पर 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। अब आप माइनस कर दो i से i वाले को, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों, माइनस 3i कैप, फिर 3 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, माइनस 3j कैप, फिर आपका 4 माइनस 7, माइनस है ना बीच में तो माइनस 7, ये हो जाएगा 3k कैप। और अगर आप चाहो तो फिर बी ए वेक्टर का, ये आपका बी ए वेक्टर हो गया, और आप चाहें तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 बार 9 जुड़ेगा तो रूट ओवर 27 वो आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड का, है ना। तो इस तरीके से कर लोगे। अगर आपसे बोला जाता कि भाई ये दो वेक्टर्स को जोड़ के बताओ ए प्लस बी वेक्टर, तो जोड़ने का काम कैसे कर लेते, आई वाले को आई से जोड़ देते, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाता बच्चों, 7i कैप, फिर 3 प्लस 6 कितना हो जाता बच्चों, 9j कैप, फिर 4 प्लस 7 कितना हो जाता, 11k कैप, है ना। तो आई से आई वाले को जोड़ दो, जे से जे वाले को जोड़ दो, के से के वाले को जोड़ दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है तो स्केलर की तरह ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब बहुत आसानी से। आपको कोई एंगल देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड भी ऐसी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, और आप एंगल निकालना चाहो तो एंगल भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो आई होप बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में सब्सट्रैक्ट या एडिशन कैसे करते हैं ये क्लियर होंगी बातें।